वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने कल एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। हम लोगों ने उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन के नाम भी पढ़े थे। इट कंप्राइजेज ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनी, दो किडनियां होती हैं, दो यूरेटर्स होते हैं जो ट्यूब लाइक होता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें टेम्पररी यूरिन स्टोर रहता है, यूरेथ्रा जहां से यूरिन बाहर निकलता है। यूरेथ्रा इज कंट्रोल्ड बाय अ स्फिंक्टर, वॉल्व रहता है जो क्लोज और ओपन और क्लोज होता है। व्हेन इट फिल्ड अप टू द 300 ml, शायद यूरिनरी ब्लैडर का कैपेसिटी तो वैसे बोलते हैं 1.5 लीटर होता है, 1.5 लीटर उतना यूरिन स्टोर हो सकता है, लेकिन 1 लीटर तक तो इनफ। वैसे 300 ml या 400 ml जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है यूरिन से, तब हमको यूरिन करने की अर्ज आती है और ब्रेन में मैसेज जाता है, तो हमको लगता है वी हैव टू यूरिनेट नाउ। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था किडनी का। किडनी बीन शेप होती है, ठीक है, रेड ब्राउन कलर की होती है। बाहर का जो डॉटेड पार्ट है, डार्क अपीयरेंस होता है, उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। अंदर है वो है मेड्यूला। उसमें बहुत सारे ट्रायंगुलर कोन शेप पिरामिड्स होते हैं जिसको हम लोग रीनल पिरामिड्स कहते हैं, और मैंने वो पूरा स्ट्रक्चर आपको कल समझाया था। और बीच वाला जो पार्ट होता है उसको रीनल पेल्विस कहते हैं। तो सारे जो नेफ्रॉन होते हैं अपना यूरिन रीनल पेल्विस में सब डालते हैं, और उसके बाद रीनल पेल्विस एज ए यूरेटर्स बाहर आता है, और यूरेटर्स फिर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन पोर आउट करता है। उसके बाद हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। तो नेफ्रॉन, जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, उसमें हम लोगों ने सारे पार्ट्स देखे थे। मैं वापस एक बार उसको स्लाइटली रिवाइज। एक कप शेप जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम लोग बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं। फिर एक कन्वर्जन होता है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद इसको पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद एक लूप जैसा होता है जिसको हम लोग हेनलीस लूप बोलते हैं। और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, वापस ट्यूब थोड़ा बहुत कन्वर्जन शो करती है, और लास्ट में अपना यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में पोर कर देती है। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन एक ही कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पार्ट, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स में रहता है, नीचे वाला जो पार्ट है लूप्स, जो हेनलीस लूप है, वो ज्यादातर मेडुला में रहता है। और हेनलीस लूप का जो फंक्शन है, या लूप ऑफ हेनली का जो फंक्शन है, वो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मैंने बोला था आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज कंजर्व्ड। वाटर को कंजर्व करना हमारी बॉडी का मेन काम है, ठीक है। तो किडनी वो करती है। सोचो अगर मैंने बोला था ना 1 ग्राम जो अमोनिया होता है उसको बाहर, बॉडी के बाहर निकालने के लिए 500 ml मतलब आधा लीटर पानी चाहिए। तो 100 ml ऑफ जो वाटर होता है, 100 ml ऑफ यूरिन होता है, उसमें 2 ग्राम अमोनिया, 2 ग्राम यूरिया होता है, लेकिन वो 2 ग्राम अमोनिया से ही बनता है। तो आप सोचो 100 ml यूरिन में अगर 2 ग्राम है तो कितना, 2 लीटर, तो 1 लीटर तो पानी चाहिए, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए। इसलिए हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, तो बॉडी के अंदर वाटर का कंजर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसका काम जो मेन है वो है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब वाटर का और आयोनिक बैलेंस भी ये किडनी ही करती है, और वेस्ट का भी बाहर निकालने का काम भी किडनी करती है। नेक्स्ट, अब हम लोग यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होता है। पहला में हम लोगों ने कल डिस्कस थोड़ा सा कर लिया था। 1 इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, और सेकेंड इज सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। तो मैं यहां पे रीअब्जॉर्प्शन लिखता हूं, रीअब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड इज सिक्रीशन। यहां पे कुछ सिक्रीशन नहीं होता, लेकिन उस हिसाब से हम लोग यहां पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल, ठीक है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे ये आता है अब इफेरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है, ब्लड लेके आता है, ठीक है। और उस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, सब होता है, लेकिन वेस्ट मटेरियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस, यहां से जो निकलेगा।
तो इतना नॉट लाइक स्ट्रक्चर, कैपिलरी का स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त रहता है, जिसको हम लोगों ने ग्लोमेरुलस बोला था, और पूरे बॉडी को हम लोगों ने मालपीजियन कैप्सूल बोला था, ठीक है, या मालपीजियन बॉडी भी बोल सकते हो। अब इतनी तेजी से और इतना फोर्सफुली यहाँ पे आता है, देखो इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका कम है, मतलब यहाँ पे ब्लड प्रेशर में रहेगा, क्योंकि आने का रास्ता बड़ा है और जाने का कम है, तो यहाँ पे बहुत इमेंस हाई प्रेशर होगा। और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फाइन हॉल्स होते, पोर्स होते, जहां से तो ब्लड जितना प्रेशर में आएगा और उतना ही तेजी से वो फिल्टर आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो डिसॉल्व थिंग है या छोटी छोटी चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएगी। क्या नहीं होगा? सेल, ब्लड कॉर्पसल्स जो हम लोग पढ़ते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल यहां से आ नहीं सकते, तो वो यहां से जाएगा और यहां से ब्लड आएगा। तो यहाँ पे जो भी आया हुआ है फिल्ट्रेट 120 ml फिल्टर हो जाता है पर मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट में 120 ml फिल्टर हो जाता है। अगर सोचो कि सारा का सारा अगर यूरिन बन के निकल जाता है, तो दिन में 180 लीटर हमको यूरिन, मतलब हम लोग यूरिनेशन करना पड़ता है, 180 लीटर अकॉर्डिंग टू दिस। 1 मिनट में 120, तो आप सोच सकते हो। फिर इसमें सारी चीजें आ जाएगी जो यूजफुल है, क्योंकि ये मैकेनिकल है। देखो इसमें कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये तो मैकेनिकल प्रोसेस हुई। इसको नहीं पता कौन सी चीज यूजफुल है, कौन सी नॉन वेस्ट है। ये तो सबको, जो छोटा है उसको निकाल देगा। अल्ट्रा मतलब बहुत हाई और बहुत फाइन फिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर में बहुत फाइन फिल्ट्रेशन, दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट। अब ये बॉडी इसको लूज करना नहीं चाहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द, देखो 120 ml ब्लड प्लाज्मा आ रहा है, ठीक है, तो बहुत प्लाज्मा का भी कॉन्सेंट्रेशन, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे जो ब्लड था उससे यहाँ का जो ब्लड है ठीक होगा, क्योंकि सारा वाटर कंटेंट यहाँ पे चला है। अब देखो ये PCT है, वहां पे क्या होगा कि जितनी भी यूजफुल चीजें हैं, क्या क्या यूजफुल चीजें हो सकती है, वाटर, देन सॉल्ट, सारे सॉल्ट, मैं यहाँ पे सॉल्ट लिख रहा हूं, मतलब आयंस भी आ जाएंगे, चलो आयंस भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, जितने जरूरत है उतने। फिर ग्लूकोज भी, क्योंकि सारा ग्लूकोज पानी में ही डिजोल्व था, ब्लड में ही डिजोल्व था, तो आगे होगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। और अमीनो एसिड, बहुत सारी चीजों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जितनी जरूरत की चीजें हैं उसको वो रीएब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे? ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इसके साथ कॉइल हो जाता है, तो उसके ऊपर से खींच लेगा, ठीक है, तो वापस ब्लड में जो अपना कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगा। अब जो भी बचा है, तो आप सोचो ये 120 ml में से 99% चीजें यहाँ पे PCT में ही रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जितना फिल्ट्रेट आया है, फॉर एग्जांपल 120 ml का आप अगर 99% निकालोगे, तो नियरली अराउंड 2 ml होगा वो बचेगा, बाकी सारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हेनलीज लूप आता है। हम लोगों को पता है हेनलीज लूप मेड्यूला में होता है, मैंने कल आपको पिक्चर बना के दिखाया था, ठीक है। और फिर ये DCT है और ये कलेक्टिंग डक्ट है, CD, ठीक है। तो ये मैंने बोला था आपको, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, किडनी के कॉर्टेक्स में, बाहर का पार्ट, और अंदर का पार्ट होता है मेड्यूला में होता है, मतलब ये। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है सोडियम आयन का, ठीक है। तो एक्टिवली क्या होगा, सोडियम आयन बाहर निकाले जाते हैं, बाहर मतलब एब्जॉर्ब करवाए जाते हैं, एक्टिवली मतलब एनर्जी स्पेंड करके। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्ट का, तो क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, जितना भी जरूरत है उतना वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। और सोडियम आयन वापस यहां से एंटर कर जाएंगे, मतलब यूरिन में, ठीक है। तो वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो गया, जितनी जरूरत है उतना सारी चीजें हो गया। तो पहला जो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो तो सिर्फ फिल्ट्रेशन है। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन, जो जो जरूरत की चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा। ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट, आयरन, अमीनो एसिड, जो जो जरूरत की चीजें जो फिल्ट्रेट होके आ गई थी, उनको वापस रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। 99% चीजें वापस रीएब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे बचा है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, क्योंकि वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया है, सारी चीजें एब्जॉर्ब हो गई। अब क्या है, इसमें वेस्ट होगा।
क्योंकि सारा जो फिल्ट्रेट आया उसमें यूरिया भी आया होगा, यूरिक एसिड भी आया होगा, क्रिएटिनाइन भी आया होगा। क्रिएटिनाइन में आपको क्रिएटिनाइन जब मसल टूटता है या मसल सेल जब डैमेज होते हैं तो उसमें से क्रिएटिन रिलीज होता है, तो वो भी टॉक्सिक होता है। जो एथलेटिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कसरत करते हैं उनमें क्रिएटिनाइन लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि मसल टूटेंगे तो उसमें से क्रिएटिन निकलेगा जो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब सिक्रीशन, देखो ब्लड अभी यहां से फिल्टर हो, ये जो ब्लड है, ये जो इफरेंट आर्टेरियल इसके आजू बाजू कॉइल होगा कैपिलरीज, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारा का सारा चीज फिल्ट्रेट हो गया है, नो, थोड़ा बहुत तो बचा होगा ना वेस्ट, वो यहां से फिर वो ऐड कर देते हैं। यूरिया है, यहां से ब्लड वेसल उसके आजू बाजू में है, तो ब्लड वेसल यहां तक तो एब्जॉर्ब करेगी। अब यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल इसके नेफ्रॉन के आजू बाजू लपेटी हुई है, वो उसमें अगर यूरिया प्रेजेंट है तो यूरिया डाल देगी, अमोनिया प्रेजेंट है तो अमोनिया डाल देगी, यूरिक एसिड प्रेजेंट है तो यूरिक एसिड डाल देगी, ठीक है। और अपना कुछ और जो भी वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो वापस नेफ्रॉन के अंदर डाल देगी, दैट इज नोन एज सिक्रीशन। तो इस तरह से, और फिर यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन लगे होंगे, एक कलेक्टिंग डक्ट है, तो कलेक्टिंग डक्ट का मेन काम क्या है, एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन करेगी, ठीक है। अगर बॉडी को वाटर कंजर्व करने की जरूरत है तो यहां तक तो वाटर कंजर्व कर लिया, और जरूरत है तो यहां से वापस वाटर, और थोड़ा अमाउंट में अमोनिया एब्जॉर्ब होता है। देखो अमोनिया क्यों एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन रखना है, वहां पे ज्यादा सॉल्ट वाला, सॉल्टी रखना है। जब ज्यादा सॉल्टी रखते हैं तभी पानी बाहर निकलता है। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, आपने सलाड देखा होगा, एक डिश में सलाड निकालो और उसपे थोड़ा सा नमक डाल दो, सॉल्ट डाल दो, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो चारों ओर क्या मिलेगा आपको, पानी। क्यों? क्योंकि बाहर सॉल्टी एटमॉस्फेयर है, सेल में पानी होता है तो पानी सेल बाहर छोड़ देता है। उसका दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, सूखी हुई जो रेजिन है, मतलब द्राक्ष આપણે જેને કહીએ સૂકી દ્રાક્ષ, એને પાણીમાં આપણે પલાળીએ તો શું થાય, બીજે દિવસે ફૂલી જાય। કેમ એમ થાય? बिकॉज बाहर पानी ज्यादा है, अंदर सॉल्ट ज्यादा है ग्रेप्स के अंदर, तो क्या होगा, सारा पानी ग्रेप्स के अंदर आ जाएगा। अगर आप सोचो कि उसको सुखाई कैसे होगी, सुखाई कैसे होगी, तो बहुत हट्टी कट्टी मतलब ये द्राक्ष है और ग्रेप्स है, उसको नमक वाले पानी में या ग्लूकोज वाले पानी में डाल दो, थोड़ा ज्यादा मीठा रखना है, तो क्या होगा, ग्लूकोज बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, पानी कम है, अंदर पानी ज्यादा है, तो बाहर निकलेगा और श्रिंक हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे आप ऑस्मोसिस के हाइपरटोनिक हम लोग पढ़ेंगे उसको, लेकिन यहाँ पे हाइपरटोनिक रखने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तो शायद आई थिंक सो आपको शायद यूरिन फॉर्मेशन का सारा जो कंसेप्ट है वो पता चल गया होगा। मैं वापस उसको रीड कर रहा हूं, अगर कहीं पे कुछ बाकी रह गया हो तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। चलो, सबसे पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलस। ये वाली चीज मैंने वापस बोली थी, यहाँ पे नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, उसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। मैकेनिकल और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एज द फिल्टर इज वेरी फाइन, बहुत फाइन है, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल फिल्टर आउट, सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर आ सकते हैं। वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट आर फिल्टर व्हाइल ऑल द सॉलिड एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स आर रिटेन। तो जो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है और सॉल्यूबल है, सॉल्यूट है, वो अंदर आ सकते हैं, बाकी बड़े बड़े पार्टिकल नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल ब्लड सेल एंड मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, फैट, ये सब नहीं आ पाएंगे। द फिल्ट्रेट फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब्यूल्स कंटेन वाटर, मिनरल, सॉल्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो ये जो फिल्ट्रेट आ गया है फिल्टर होके, उसमें क्या क्या हो सकता है, सारी चीजें, ठीक है। हाई प्रेशर में आता है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके डायमीटर से इसकी डायमीटर छोटी होती है, तो आने का रास्ता बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं, जा नहीं पाते, तो प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर की वजह से हाई फिल्ट्रेशन रेट हो जाता है। ब्लड प्रोसीडिंग अवेन वो तो हो गया। इन नॉर्मल एडल्ट 120 ml ऑफ फिल्टर इज फॉर्म्ड पर मिनट। 99% ऑफ जो फिल्ट्रेट आया है दैट इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम पीसीटी। जितना आया उसमें से 90, जितना फिल्ट्रेट आया उसमें से 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है इन द पीसीटी ओनली, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
120 ml filtrate allowed to pass out as a urine, the body would lose far too much water and other useful substance and would soon be dehydrated. अगर 120 ml ये फिल्टर हो गया, वो यूरिन बन के निकल जाएगा, तो मैंने बोला पर डे 180 लीटर यूरिनेशन करना पड़ेगा, तो उसमें सारी अच्छी चीज भी चली जाएगी। इसीलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ता है। So through tubule selective reabsorption useful material occurs. This means that useful material are taken back into the blood stream. जो जरूरत की चीजें हैं उसको वापस, ये मैंने बोला ना कैपिलरी जो आ रही है अफेरेंट इफेरेंट आर्टेरियल, ये इसके आजू बाजू में कॉइलिंग करती है। ये मैं नहीं देख, यहाँ पे हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में ये बहुत अच्छा डायग्राम दिया है। तो यहाँ से सारी चीजें ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी ब्लड स्ट्रीम ऐसे सीधी नहीं होती, इसके आजू बाजू में कॉइलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपलेस्ट डायग्राम दिया है आपको। सारी चीजें यूजफुल चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द ऑस्मोसिस और बाय द एक्टिव एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एनर्जी स्पेंड करके भी सारी चीजें एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से। सम मिनरल सॉल्ट एंड नॉर्मल इंडिविजुअल्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकता है, पैसिव से भी हो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन से ये सारी चीजें होगी। एक्टिव मतलब एनर्जी स्पेंड करके भी एब्जॉर्ब की जाएगी। नेक्स्ट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। मैंने वापस अभी बोल रहा हूं, यहां से जो भी ब्लड फिल्टर हुआ है और ये फिल्ट्रेट चला गया, उसके बाद जो भी ब्लड बचा है उसमें सारा का सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो निकल नहीं गया है, उसको अभी भी प्रेजेंट है यहाँ पे थोड़ा बहुत। अगर ज्यादा अमाउंट में है तो ये डीसीटी में ये वापस ये ब्लड जो ब्लड कैपिलरीज है वो वापस डालेगी यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, मतलब एनर्जी स्पेंड करके। ठीक है, यूरिन का कंपोजिशन अब हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया 100 ml ऑफ यूरिन में ज्यादातर तो पानी होता है 95% और 94%, बाकी का सोडियम सल्फेट सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, मिनरल सॉल्ट जिनको हम लोग बोलते हैं, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया होता है 2 ग्राम, और दूसरे नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिक एसिड और अमोनिया थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहता है, 0.2 ग्राम है। तो कंपोजिशन यूरिन का वेरी करता है हर इंसान दर इंसान में, हर टाइम टू टाइम ये चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द इंटेक ऑफ वाटर, इंटेक ऑफ फूड, आप कौन सा खाना खा रहे हैं। अगर प्रोटीनियस खाना अगर बहुत ज्यादा खा रहे हो, प्रोटीन वाला खाना ज्यादा खा रहे हो, तो आपके यूरिन में यूरिया ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट होगा तो यूरिया ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटीन टूटेगा, डीएमिनेशन होगा, मैंने बोला था ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड स्टोर नहीं होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। डीएमिनेशन प्रोसेस लीवर में होती है, अमोनिया रिलीज होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस में बहुत ज्यादा अमोनिया रिलीज होगा, तो अमोनिया जितना ज्यादा होगा तो उतना ही यूरिया बनेगा ये अमोनिया का। ठीक है, इवन आप शुगर खा रहे हो, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हो और हैवी आपने खाना खाया है, एक फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम ऑफ आपने गुलाब जामुन खा लिए, तो आपके यूरिन में भी ग्लूकोज हो सकता है, लेकिन टेम्पररी बेस पे। जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें तो कंटिन्यूस रहता है। ये हम लोगों ने पढ़े थे डायबिटीज मलाइटस। डायबिटीज में इंसुलिन का लेवल या तो कम हो गया है, या 2 तरीके की डायबिटीज होती है, एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। मैं स्लाइडली उसको बता देता हूं। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में क्या होगा, आपके पेंक्रियाज में इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होता है, कम होगा, दैट इज नॉन एज, उनको क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। हम लोग इंसुलिन मुंह से क्यों नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब वो प्रोटीन है, हम लोग अगर स्टमक में डालेंगे वहां पे एसिड है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होगा, इंसुलिन तो नॉर्मल ही है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इंसुलिन, देखो आपको पता है कि रिसेप्टर पे बैठ के काम करता है। मैंने बताया था, आपको याद हो तो, कोई भी हार्मोन है वो सेल के ऊपर उनके लिए स्पेशल रिसेप्टर होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर और इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, मैंने आपको शायद पढ़ाया है। तो वो सेल के ऊपर फैट लेयर जम जाती है, तो इंसुलिन आता तो है लेकिन काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो उसका जो बैठने का जो मतलब एंजाइम है, या जो भी यहाँ पे उनका रिसेप्टर है, वो ढक गए हैं बाय द थिक लेयर ऑफ फैट। तो ज्यादा ऑब्वियस पर्सन होते हैं, या ऐसे लोग जिनके
रिसेप्टर ढक गए हैं कोई भी तरीके से, तो वहां पे इंसुलिन नॉर्मल है। अगर आप ज्यादा इंसुलिन दोगे तो भी क्या काम का, क्योंकि नॉर्मल इंसुलिन प्रोड्यूस है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए दवाइयां ऐसी दी जाती है कि ये जो उनके रिसेप्टर हैं उनको एक्टिव किया जाए, ठीक है, तो ताकि इंसुलिन उस पर बैठ के काम कर सके, ठीक है। तो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उसमें कंटिन्यूअसली ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है, तो वो एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड तब तक ये किडनी और नेफ्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाहर अगर उससे ज्यादा लेवल आया तो एक्सक्रीट आउट होगा। अगर ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा वाटर का वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा यूरिन बाहर निकलेगा। हम लोगों को पता है कोल्ड वेदर में, पर्टिकुलरली विंटर में हम लोग क्या करते हैं, पसीना नहीं होता है और बॉडी को ज्यादा मतलब पसीना कम होता है और पानी हम लोग कम इंटेक करते हैं तो भी हम लोग यूरिनेशन ज्यादा जाता है, क्योंकि वाटर ज्यादा लॉस नहीं होता है, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा है तो वाटर कंजर्व रहता है। गर्मी में, समर में क्या होता है, ज्यादा पानी पीते हैं, पर्सपिरेशन होता है, बहुत ज्यादा पसीना होता है और बॉडी वाटर भी लूज करती है टू कीप द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए, बाहर का टेम्परेचर 44 है, हमारी बॉडी का 37 रखना है, ठीक है। सो क्या करेगी, बॉडी ठंडी करने के लिए पसीना आता है, ताकि आपको मैंने शायद ये समझाया है, नहीं समझाया तो मैं बाद में कभी आएगा टॉपिक तो उस हम लोग एक चैप्टर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तब बताऊंगा ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। मटके में पानी क्यों ठंडा रहता है, हम लोग पानी छिड़कते हैं तो ठंडा क्यों आता है, वो सारी चीजें हैं हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है और बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मतलब पहली प्रोसेस, ब्लड जो प्रेशर में आएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ग्लोमेरुलस में से ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आ जाएंगे, ठीक है, फिल्ट्रेट हो गए। कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, पानी आएगा, ग्लूकोज आएगा, सॉल्ट आएगा, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, बहुत सारी चीजें, अमीनो एसिड। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यहां से 99% पीसीटी में जो जरूरत की चीज है उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रिटर्न मॉलिक्यूल टू द ब्लड एट अप्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, वापस ब्लड में ये सारी चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट ट्यूबुलर सिक्रीशन, मैं उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूं। ग्लूकोज, ये वाली जो ट्यूब है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसमें मिक्स हो जाएगी, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहां से अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वहां पे अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड या कोई भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, अगर और भी प्रेजेंट है ब्लड के अंदर तो वापस उसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पूरी नेफ्रॉन, अलोंग द नेफ्रॉन और पीसीटी, डीसीटी, हेनलीस लूप और सीडी कलेक्टिंग डक्ट, सब जगह पे पानी रीअब्जॉर्ब होगा जरूरत के हिसाब से। अगर आप